नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक होगा कक्षा 10 का जीव विज्ञान, जिसका पहला अध्याय हम पढ़ा रहे हैं जो है क्या, जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। इसका भाग 1 हमने पढ़ा दिया है। आज जो है भाग 2 बताएंगे। भाग 1 में हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ लिया था और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस पदार्थ की आवश्यकता होती है ये भी हमने विस्तार से भाग 1 में बताया हुआ है। आप भाग 1 पहले देखिए, उसके बाद से जो है आपको भाग 2 समझ में आएगा। तो जहाँ से हम लोगों ने भाग 1 को छोड़ा था वहीं से जो है इस भाग में प्रवेश कर रहे हैं और वहीं से प्रारंभ करेंगे। तो कक्षा 10 का हमने रसायन विज्ञान भी पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है, जिसके वीडियो प्लेलिस्ट में है। आप रसायन विज्ञान की भी तैयारी कीजिए। इस लॉकडाउन में गवर्नमेंट का आदेश है कि 29 जुलाई तक जो है आपके स्कूल बंद रहेंगे। आपके स्कूल में कोई भी पढ़ाई नहीं होगा और आपका बोर्ड एग्ज़ाम है। आप जो है हमारे चैनल से या कहीं से भी जहाँ से आपको सुविधा हो वहाँ से आप पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखिए, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कोई असुविधा न हो और आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो शुरू कर रहे हैं आज का हमारा टॉपिक, जो क्या होगा, कक्षा 10 का जीव विज्ञान जो है लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2। इसमें सबसे पहला हम लोगों का हेडिंग होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति बहुत ही ज़रूरी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति बहुत ही ज़रूरी है। एक हम पत्ती का अनुप्रस्थ काटते हैं तो उसके अंदर जो है कुछ इस तरह की संरचनाएं देखने को मिलती हैं। उसके अंदर जो है कुछ इस तरह की संरचनाएं देखने को मिलती हैं और यही क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है और जिसकी उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है। इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है और इसी कारण से जो है पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। और क्लोरोप्लास्ट है क्या, तो एक प्रकार का कोशिकांग है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अब जो है फिर आगे हम बढ़ जाते हैं। अब जानेंगे कि पौधे CO2 कैसे प्राप्त करते हैं। पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोप्लास्ट और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए CO2 भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि क्लोरोप्लास्ट है। तो पौधे जो है पत्तियों के द्वारा CO2 ग्रहण करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो पौधों की पत्तियों पर जो है सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं और उस छिद्र को जो है, जैसे कि ये जो है पत्ती है और इस पर जो है सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं और यही सूक्ष्म छिद्र को जो है रंध्र कहा जाता है और इसी को इंग्लिश में कहेंगे स्टोमेटा। और रंध्र के द्वारा ही पौधे कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसों का वातावरण से विनिमय करते हैं, यानी कि आदान प्रदान करते हैं। आप जो है आराम से हमारी बातों को ध्यान से सुनिए, एक बार सुनेंगे अवश्य याद हो जाएगा।
तो इसी रंध्र के द्वारा जो है पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं और जो कोशिका के अंदर CO2 बनता है उसको भी रिलीज यहीं से करते हैं। CO2 प्राप्त करते हैं, O2 मुक्त करते हैं रंध्रों के माध्यम से और H2O को भी मुक्त करते हैं। तो गैसीय वातावरण से आदान प्रदान की जो क्रिया होती है इन्हीं रंध्रों के माध्यम से होती है, इन्हीं स्टोमेटा के माध्यम से होती हैं। अब जो है हम जान लेते हैं कि ये जो रंध्र में किस तरह से ये प्रक्रिया होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और जल और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो थोड़ा सा हम इसकी भीतरी संरचना की ओर अवगत होते हैं, थोड़ा सा हम इसकी भीतरी संरचना की ओर देखते हैं। तो क्या होता है कि ये जो छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, ये खुलते और बंद होते रहते हैं, खुलते और बंद होते रहते हैं। जब कोशिका में जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये रंध्र अपने आप खुल जाते हैं। कोशिका में रंध्र की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये जो कोशिका में जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये रंध्र अपने आप जो होते हैं खुल जाते हैं और जैसे ही जल की मात्रा बाहर निकलती है ये रंध्र जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। मतलब कोशिका में जैसे ही जल की मात्रा अधिक हो जाती है ये रंध्र खुल जाते हैं और ये जो गैस होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और वायुमंडल की गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस वह आ जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जो है खुला रंध्र का हम संरचना बनाए हैं, खुला रंध्र, और उसके बाद से एक जो है बंद रंध्र का संरचना है, बंद रंध्र। जब रंध्र यानी कि छिद्र बंद हो जाते हैं तो किसी भी गैस का विनिमय नहीं होता है। जब रंध्र खुलते हैं तभी जो है गैसों का विनिमय होता है। CO2 गैस बाहर से ली जाती है, O2 और H2O जो है बाहर रिमूव की जाती हैं। ये जो है क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, और ये जो है रंध्र छिद्र है, रंध्र छिद्र। उसी तरह से इसमें भी ये क्लोरोप्लास्ट हुआ, ये रंध्र छिद्र हुआ। और अब जो है हम लोग ये जान लेते हैं क्या है, तो द्वार कोशिका है। ये जो है क्या है, तो द्वार कोशिका। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि किस तरह से पौधे CO2 प्राप्त करते हैं, पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे प्राप्त करते हैं। अब बात कर लेते हैं जल किस रूप में वायुमंडल में जाता है। तो गैसीय रूप में पौधे जो है भूमि से लिमिट में जल ग्रहण नहीं करते हैं, जितनी आवश्यकता होगी उतनी नहीं, अधिक जल की मात्रा ग्रहण कर लेते हैं। उसी जल को इस रंध्र के द्वारा बाहर निकाला जाता है वाष्प के रूप में, गैस के रूप में, और रंध्र के माध्यम से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। इस क्रिया को कहा जाता है क्या, वाष्पोत्सर्जन। ये भी आप याद रखे रहिए। अब जो है हम जानेंगे जीव कैसे पोषण करते हैं, जीव कैसे पोषण करते हैं। जीव कैसे पोषण करते हैं, जीव पोषण कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने पौधों की तो बात कर लिया, पौधे स्वपोषी होते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे जंतुओं के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण। अमीबा में किस प्रकार से पोषण होता है। तो सबसे पहली बात कि अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोअन है, यानी कि संघ प्रोटोजोआ का जंतु है जो कि एक ही कोशिका से निर्मित होता है, एक से अधिक कोशिका इसमें नहीं होती है, और अनियमित आकार वाला जंतु है। हम किसी तरह से भी बना लेंगे इसको जो है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, ठीक ना। इसका आकार कुछ भी निश्चित नहीं होता है।
तो यह पोषण कैसे करता है? तो जितने भी एक कोशिकीय जंतु होते हैं वह अंतः कोशिकीय पोषण करते हैं, यानी कि कोशिका से ही भोजन अवशोषण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। इनके लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है भोजन ग्रहण करने के लिए। तो यहाँ पे जो है इसका एक केंद्रक होता है, ये क्या है? तो केंद्रक है। ये कैसे भोजन ग्रहण करता है? तो जैसे ही यह भोज्य कण के नज़दीक आता है, ये क्या है? तो भोज्य कण है, भोज्य पदार्थ है, ये जो है भोजन कण है, इसके नज़दीक आता है तो इसके जो ये उपांग है ये जो क्या करते हैं कि इसको ग्रहण करने लगते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वह बढ़ने लगती है और इसको नाम दिया गया है कूटपाद या पादाप। इसी की सहायता से ये भोजन ग्रहण भी करते हैं और इसी की सहायता से ये भोजन ग्रहण भी करते हैं और मूवमेंट भी करते हैं, गति भी करते हैं। तो भोजन के नज़दीक आने पर भोजन कण के इसके पादाप बढ़ते हैं और अंत में ये पादाप एक दूसरे से मिल जाते हैं और भोजन जो है आ जाता है कहाँ पे? भोजन जो है आ जाता है कोशिका के अंदर। भोजन जो है कोशिका के अंदर आ जाता है और उसके बाद से ये जो पार्ट होते हैं खाद्य धानी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, खाद्य धानी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद से इस भोजन का पाचन होता है और इसके अंदर जो ये जीव द्रव्य है, अनेक प्रकार के पदार्थ है, उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये है क्या? अमीबा में पोषण। इसको जो है खाद्य रिक्तियाँ कहा जाता है। ये क्या है? तो खाद्य रिक्तियाँ हैं। तो ये क्या है? तो अमीबा में पोषण है। खाद्य रिक्तियाँ में कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, माइलेज है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, माइलेज, ये पदार्थ क्या करते हैं? उस भोजन का पोषण करते हैं और उसको फिर से जीव द्रव्य में क्या कर दिया जाता है? विलेय कर दिया जाता है, यानी कि ऊर्जा के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। अब जो है हम जानेंगे पैरामीशियम में पोषण। अमीबा में पोषण हो गया। अब जो है जान लेते हैं किस में? तो पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम में पोषण। तो पैरामीशियम जो है एक स्लीपर शेप्ड जीव है, यानी कि चप्पल के आकार का जीव है, जिसका जो शरीर होता है वह बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर से ढका होता है, जिसको कि कहा जाता है सीलिया। जिसको कि कहा जाता है सीलिया, या हिंदी में कहेंगे पक्षमाभ। पक्षमाभ। इसके आकार निश्चित होता है, आकार जो होता है निश्चित होता है और यह एक विशेष स्थान से भोजन ग्रहण करता है। इसके पास जो है ये भी एक कोशिकीय जीव है और ये भी प्रोटोजोवन जीव है, लेकिन इसका आकार निश्चित होता है और एक विशेष स्थान से ये भोजन ग्रहण करता है, एक विशिष्ट स्थान से भोजन ग्रहण करता है। अब भोजन ग्रहण कैसे करता है? तो इस पक्षमाभ की सहायता से ये इसमें हमेशा मूवमेंट होता रहता है, गति होता रहता है और इसी के द्वारा जो है भोजन एक विशेष स्थान पर पहुंचता है और जिसके द्वारा उस भोजन को कोशिका के अंदर लिया जाता है। तो यहाँ पे हमने बता दिया पैरामीशियम में पोषण के बारे में। अब जो आएगा मुख्य टॉपिक, मनुष्य में पोषण प्रक्रिया जान लेते हैं। मनुष्य में पोषण प्रक्रिया। मनुष्य में पोषण प्रक्रिया, यहाँ पे हमें यही जानना है, मनुष्य एक बहुकोशिकीय जटिल प्राणी है। इसका निर्माण एक ही कोशिका से नहीं हुआ,
मनुष्य के शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, जुड़ करके उत्तक बनाती हैं, अंग बनाती है और अंग तंत्र बनाए हुए हैं। यानी कि मनुष्य में बहुत सारे अंग तंत्र होते हैं और उसी तरह से पोषण के लिए भी मुख्य रूप से अंग तंत्र होता है। तो मनुष्य में जो पोषण होता है वह जो है कुछ चरणों में होता है। सबसे पहला है क्या? अंतःग्रहण एवं पाचन। भोजन का अंतःग्रहण एवं पाचन। उसके बाद से दूसरे नंबर पे है क्या? अवशोषण। अवशोषण। तीसरा है क्या? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। और चौथा क्या होगा? बहिक्षेपण। बहिक्षेपण। तो मुख्य रूप से ये चार क्रियाओं के द्वारा मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया होती है और इसी को हमें यहाँ पे विस्तार से पढ़ने हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी दे देते हैं, उसके बाद से जो है अगले पार्ट में इसको क्लियर करेंगे। तो भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब क्या? कि हाथ की सहायता से भोजन को मुख में ले जाया जाता है और उसे दांत और जीभ और लार की सहायता से लुगदी बना करके निगल लिया जाता है और इसी क्रिया को कहा जाता है भोजन का अंतःग्रहण। भोजन का अंतःग्रहण। उसके बाद से भोजन का पाचन होता है। भोजन एक जटिल पदार्थ है और जटिल पदार्थ को हमारी कोशिकाएं एक्सेप्ट नहीं करती हैं, स्वीकार नहीं करती हैं, उसे अवशोषित नहीं कर सकती हैं जब तक कि उसको छोटे कणों में न तोड़ा जाए। तो जटिल भोज्य पदार्थ को लघुत्तम इकाइयों में तोड़ना ही कहलाता है क्या? पाचन, यानी कि डाइजेशन। और यह क्रिया जो है एक अंग तंत्र में होता है, एक सिस्टम में होता है जिसको कहा जाता है पाचन तंत्र, जिसे कहते हैं क्या? पाचन तंत्र। और संपूर्ण पाचन तंत्र जो है एक नाल में विकसित होता है जिसको कहा जाता है आहार नाल। आहार नाल। और भोजन को पचाने के लिए कुछ ग्रंथियां सहायक होती हैं और ये ग्रंथियां क्या करती हैं? रस स्रावित करती हैं और उस रस में एंजाइम और अन्य रसायन, अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया में हम जो है चित्र के माध्यम से बताएंगे। उसके बाद से भोजन का अवशोषण होगा। भोजन पच गया तो उसका अवशोषण होगा, यानी कि उसमें जो पदार्थ होंगे उसको ब्लड में परिवर्तन करना और उसका स्वांगीकरण होगा और उसके बाद से अंत में बहिक्षेपण, यानी कि जो अपचित भोजन होगा, पचा हुआ नहीं बच जाएगा, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सभी प्रक्रियाएं पोषण के अंतर्गत आती हैं और इस प्रक्रियाओं को मैं जो है अगले पार्ट में कंप्लीट कराऊंगा। इस पार्ट में इतना ही जो है रहने देते हैं। आप जो है धैर्य बनाए रखें। हम जो है थोड़ा वीडियो जो है आपके लिए 4-5 दिनों के बाद लेकर के आ रहे हैं। बहुत ही जल्द इसमें हम सुधार कर रहे हैं। जल्द ही आपको रेगुलर हम वीडियो प्रदान करेंगे और आपका कोर्स जो है समय से पहले ही हम ख़त्म कर देंगे। इतना जो है आप जाने रहिए, विश्वास किए रहिए। आने वाले लेक्चर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे और हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको लेक्चर जो है रेगुलर मिले। तो हम रेगुलर लेक्चर देने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी हमारे यहाँ अच्छा नहीं आ रही है, लाइटिंग प्रॉब्लम चल रहा है और कुछ और भी तकनीकी समस्या है जिसके चलते कि मैं रेगुलर वीडियो प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बहुत ही कम समय में हम इस समस्या से छुटकारा पा जाएंगे और आने वाले दिनों में हम रेगुलर जो है आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, वहाँ भी शेयर कीजिए, वे लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ से स्टडी करें। हम जो है आपको वादा करते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम तक जो है इतना तैयार करवा देंगे कि आप अपने आप ही किसी से हेल्प करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।